गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जॉन हेनरिच पेस्टालॉजी का जीवन परिचय क्या था, वे कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पेस्टालॉजी के द्वारा प्रमुख रचनाएं कौन कौन से थे। उसके बाद पेस्टालॉजी के द्वारा दिया गया शिक्षा सिद्धांत क्या था। और आज हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करेंगे कि पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या था। तो पेस्टालॉजी ने शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया था कि शिक्षा मानव की सभी शक्तियों एवं योग्यताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील एवं सामंजस्यपूर्ण विकास है। तो एजुकेशन इज द नेचुरल, प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पावर एंड फैकल्टीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब हम लोग देखेंगे कि पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पेस्टालॉजी। तो पेस्टालॉजी के समय में समाज की दशा अत्यंत दयनीय थी। चारों ओर गरीबी था, दरिद्रता था, शोषण होता था समाज के लोगों का एवं रूढ़िवादिता का साम्राज्य था, यानी कि नैरो माइंडेड लोग हुआ करते थे। विशेष रूप से निम्न वर्ग की दशा तो अत्यंत दयनीय थी। उनके व्यक्तित्व के विकास का कोई साधन नहीं था। अतएव समाज को सुधारने एवं मनुष्य का विकास करने के लिए पेस्टालॉजी ने शिक्षा के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए, जो इस प्रकार है। अब जो पहला उद्देश्य है वो है कि शिक्षा का उद्देश्य मानव जाति के कल्याण से संबंधित होना चाहिए। पेस्टालॉजी का यह मानना था, पेस्टालॉजी के शिक्षा का ये उद्देश्य था कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो मानव जाति के कल्याण से संबंधित होना चाहिए, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद मानव जाति का कल्याण हो जाए, वैसा शिक्षा होना चाहिए। सेकंड है, शिक्षा का उद्देश्य शक्ति और बुद्धि का समान रूप में विकास एवं जीवन में मनुष्यता की उन्नति के द्वारा मानव प्रकृति में सुधार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो शक्तियों और बुद्धि का समान रूप में विकास, जो भी शक्ति और बुद्धि है उसका समान रूप में विकास हो, और जीवन में मनुष्यता, यानी कि आपका जो जीवन है उसमें मनुष्यता की भावना उत्पन्न हो, मनुष्यता की उन्नति हो, ताकि मानव प्रकृति में सुधार के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सके। थर्ड है, संपूर्ण निर्देशन का उद्देश्य मानव प्रकृति का विकास करना है, यानी कि जितने भी शैक्षिक कार्य हो वो सब किसके ऊपर निर्भर हो, मानव प्रकृति का विकास करना। यह विकास तभी संभव है जब उसकी शक्तियों तथा गुणों का सामंजस्यपूर्ण विकास हो तथा जीवन में मनुष्यत्व का विकास हो। अब ये जो विकास की बात की जा रही है कि मानव प्रकृति का विकास कब होगा, वो तब होगा जबकि मानव का जो भी शक्ति है और गुण है दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो तथा मनुष्य के भीतर का जो भी हील है, जो भी मनुष्यत्व की बात हो, वो विकसित हो। फोर्थ है, शिक्षा का उद्देश्य बालक को जीवन के लिए तैयार करना है। अब शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए कि बालक अपने जीवन में तैयार हो जाए। दूसरे शब्दों में बालक को इस योग्य बनाना है कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने में समर्थ हो। हम कह सकते हैं कि बालक को इस योग्य बना दिया जाए कि वो अपना, जैसे कि जो हम लोग आज आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, खुद से अपने आप को खड़ा करना, तो बालक को इस योग्य बनाना है कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने में समर्थ हो सके। फिफ्थ है कि शिक्षा को सार्वभौमिक प्रारूप प्रदान कर, यानी कि शिक्षा सार्वभौमिक प्रारूप से तात्पर्य है कि इक्वालिटी होना चाहिए। समाज के हर एक व्यक्ति को ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, तो शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। फिर सिक्स है कि शिक्षा का उद्देश्य बालकों में सहिष्णुता एवं दयालुता के गुणों का विकास करना है। तो यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि शिक्षा का उद्देश्य बालकों में सहिष्णुता एवं दयालुता के गुणों का विकास करना है, कि बच्चे दयालु प्रवृत्ति के हो और सहिष्णुता के भावना अपने अंदर रखते हों। सेवेंथ है, व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाना और उनमें आत्मसम्मान की भावना विकसित करना। अब पेस्टालॉजी का जो शैक्षिक उद्देश्य है उसमें ये भी शामिल है कि व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाया जाए, मतलब आत्मनिर्भर बनाया जाए, और उन्हें आत्मसम्मान की भावना विकसित की जाए, यानी कि जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी व्यक्ति अपना समझे कि मेरा भी कुछ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है और हम उसके लिए कुछ ना कुछ करें। फिर 8 है कि उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में व्यक्तिक और सामाजिक लक्ष्यों का समन्वय किया है। अब यहाँ पे जो व्यक्तिक और सामाजिक लक्ष्य हैं
दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन किया था। किसने? पेस्टोलॉजी ने। इस प्रकार से हम लोगों ने पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को भी देखा। अब आगे बढ़ते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ एजुकेशन। तो पेस्टोलॉजी संकीर्ण तथा वास्तविक शिक्षा का विरोधी था। जो भी नैरो माइंडेड टीचिंग होते थे उस समय, उसके विरोधी थे कौन? पेस्टोलॉजी। अतः उसने एक ऐसे पाठ्यक्रम की रचना की जो जीवन को सुखी बना सके। अब पेस्टोलॉजी एक ऐसे पाठ्यक्रम, एक ऐसे करिकुलम का निर्माण करते हैं जो कि किसको सुखी बनाए? जीवन को। अपनी प्रारंभिक रचनाओं में उसने शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विषयों को पाठ्यक्रम में समान स्थान देने पर बल दिया था। अब जो वो स्टार्ट की करिकुलम को निर्मित करने का, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विषय को समान रूप से स्थान दिया था, किंतु बाद में उसने सामंजस्यपूर्ण विकास की नीति को अपनाया। उसने पाठ्यक्रम निर्माण के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का समर्थन किया, जिसमें पहला था कि विकास का सिद्धांत, दूसरा था उपयोगिता का सिद्धांत, तीसरा था व्यक्ति एवं सामाजिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, चौथा था रुचि का सिद्धांत। अब पेस्टोलॉजी ने पाठ्यक्रम को 6 भागों में बांट दिया। उसमें था पहला बौद्धिक, दूसरा व्यावसायिक, तीसरा नैतिक, चौथा धार्मिक, फिर कलात्मक, जिसमें ललित कला, चित्र, संगीत वगैरह आता था, और उसी में पार्ट 2 था हस्तकला संबंधी, जिसमें कताई बुनाई आता था, और 6 था शारीरिक प्रशिक्षण। इस प्रकार पेस्टोलॉजी ने क्रियाशीलता तथा अनुभव को आधार बनाकर पाठ्यक्रम का विस्तार किया। वैज्ञानिक एवं प्रयोगात्मक विषय की ओर उसने विस्तार किया। वह भाषा, अंकगणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, चित्रकला, संगीत, हस्तकला, अर्थशास्त्र, प्रकृति निरीक्षण तथा शारीरिक शिक्षा, सभी विषयों की शिक्षा देना चाहता था, किंतु प्रकृति अध्ययन और भूगोल पढ़ाने की ओर उसने विशेष बल दिया। अब हम लोग आते हैं कि टीचिंग मेथड क्या था। तो पेस्टोलॉजी की सबसे बड़ी देन शिक्षा विधि में नवीन दृष्टिकोण ही नहीं लाना है, वरन एक नई शिक्षा पद्धति की रचना भी है। अंशांग, उसने शिक्षा के क्षेत्र में कई विधियों के प्रयोग पर बल दिया, जो इस प्रकार थे, जिसमें पहला था आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, दूसरा था शब्द से पहले वस्तु का ज्ञान, तीसरा था अंशांग का सिद्धांत। तो पहला आगमन विधि, जिसमें पेस्टोलॉजी ने आगमन विधि, जिसमें बालक अनुभव के साधारण तत्वों से आरंभ करके उसे अर्थयुक्त पूर्ण से मिला देता है, इसे स्वीकार किया। उसने विषयों को उनके सरलतम तत्वों तक विभाजित कर दिया और उनकी विकास अवस्था तथा अभ्यास के द्वारा निर्धारित किया। सेकंड है शब्द से पहले वस्तु का ज्ञान। वह कहते हैं कि पहले बच्चों को वस्तु दिखाई जाए और बाद में तद विषयक शब्दों से उन्हें परिचित कराया जाए। यदि इस कार्य में शीघ्रता की गई तो यह भय रहता है कि वे पहले शब्द को ही जान ले और वस्तु बाद में जाने। अंशांग का सिद्धांत कहता है कि इंद्रिय अनुभव, निरीक्षण, अंतर्ज्ञान अथवा प्रथम अनुभव, निरीक्षण और अनुभव ही आधारित था अंशांग का सिद्धांत। इसमें बालकों को अपनी ओर से कुछ बताया या सिखाया ना जाए, बच्चे स्वयं अपने अनुभव, संप्रेषण और निरीक्षण से बाहर का ज्ञान प्राप्त करें। यानी कि बच्चे जो खुद कर रहे हैं, जो खुद अनुभव प्राप्त करेंगे, उससे बच्चे सीखें। मस्तिष्क के विकास की सामान्य गति के अनुसार अनुभवों को उसने इस प्रकार वर्गीकृत कर दिया, जिसमें पहला था अस्पष्ट इंद्रिय अनुभव, दूसरा था स्पष्ट इंद्रिय अनुभव और तीसरा था वर्गीकरण का स्तर। इस प्रकार निरीक्षण ज्ञान एवं अपरिपक्व विचार अनिश्चित से निश्चित स्वानुभव की ओर, फिर निश्चित स्वानुभव से स्पष्ट मूर्त की ओर तथा मूर्त से निश्चित स्पष्ट विचार की ओर विकसित हो जाते थे। अब प्लेस ऑफ टीचर की बात करते हैं कि शिक्षक का स्थान। पेस्टोलॉजी के अनुसार विद्यालय में शिक्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। शिक्षक और शिष्य में पिता पुत्र जैसा प्रेम होना चाहिए। शिक्षक नैतिक दृष्टि से चरित्रवान हो तथा प्यार से बालक का पथ प्रदर्शन करे। शिक्षक ऐसा होना चाहिए। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सके, शिक्षक ऐसा होना चाहिए। पेस्टोलॉजी के अनुसार डरा धमकाकर शिक्षा देने से बालकों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः
शिक्षक का कर्तव्य है कि वह उनसे सहानुभूति एवं प्रेम पूर्ण व्यवहार करे। शिक्षक बालकों के स्वभाव तथा संभावनाओं को पूर्ण रूप से पहचान कर उसी के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करे। अब हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि पेस्टोलॉजी की स्थायी देन, परमानेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ पेस्टोलॉजी। ऐसा कौन कौन सा देन है जो पेस्टोलॉजी ने दिया हमें। तो पेस्टोलॉजी एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक व शिक्षा शास्त्री था। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने यह विचार किया कि शिक्षा द्वारा समाज की दशा सुधारी जा सकती है। तो उन्होंने ये आयाम दिया हमें कि शिक्षा द्वारा समाज की दशा सुधारी जा सकती है। उसे विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद निर्धन और दीन दुखियों की स्थिति अच्छी हो सकती है। जो भी गरीब लोग हैं वो जब शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो उनका जो भी निर्धनता है वो दूर हो जाएगा। सेकंड है कि पेस्टोलॉजी ने प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को समझा तथा बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की सम्मति दी। अब जो पेस्टोलॉजी दूसरा देन देते हैं वो है कि वो प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को समझे और बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने का भी निर्णय लिया। थर्ड है, प्रत्यक्ष वस्तुओं द्वारा शिक्षा की व्यवस्था करके पुस्तक के रटवाने का विरोध किया, जिससे शिक्षा एक सरल एवं मनोरंजक कार्य हो गया। अब जो थर्ड पॉइंट है कि शिक्षा की व्यवस्था करके पुस्तक के रटवाने, यानी कि जो रटने की प्रवृत्ति थी उसका विरोध किया किसने? पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी का कहना था कि वो बच्चे ऐसा सीखें जो खुद से करें और अपने अनुभव से सीख सकें, खुद करके सीख सकें।